Welcome students, how are you? Now today we discuss about the rigid body and axis of rotation. आज हम बात करेंगे रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के हवाले से, और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी. Turning effect of the force is called the torque. चलिए बेटा, आज हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अबाउट द टॉर्क. लेकिन इस टॉर्क को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे इन दो पॉइंट्स को. यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ. बेसिकली हमारा ये मेन टॉपिक है, टॉर्क आर द मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे रिजिड बॉडी के हवाले से कि व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं. ओके, नाउ हम बात करने लगे हैं जी अबाउट फिजिक्स. क्लास 9 रिजिड बॉडी के हवाले से बात करने लगे बेटा. तो रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? रिजिड बॉडी में हमारे पास देखिएगा जी, ऐसा बॉडी, ऐसा सॉलिड बॉडी जिस पे फोर्स लगाई जाए तो अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स एनी टू पार्टिकल of the body, the distance between any two particle of the body does not change. एक ऐसा बॉडी जिस पे अगर फोर्स लगाई जाए तो उसके किसी दो पार्टिकल के दरमियान फासले में कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसे बॉडी को हम किसका नाम देते हैं? रिजिड बॉडी. मिसाल के तौर पे रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी के अलावा अगर हम ले लें सपोज स्प्रिंग सिस्टम, रबड़ वगैरह का कोई ले लें बॉडी, तो जब हम उसको खींचते हैं तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो है डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है. लेकिन जिस बॉडी के दरमियान ऐसा नहीं होगा उसे हम नाम देंगे किसका? रिजिड बॉडी का. तो यहाँ देखते हैं जी, अ बॉडी इज़ क्या है हमारे पास? अ बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल. कोई भी जिस्म जो है वो नंबर ऑफ लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज अप्लाइंग द फोर्स देन इट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है बेटा, इसको हाईलाइट करने. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है, व्हाट अबाउट इट इज़ अ एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहेंगे? वैसे तो कुछ लोग इसकी डेफिनेशन कर देते हैं जी, द मोशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इतनी सिंपल हमने डेफिनेशन नहीं करनी, इसकी बिल्कुल प्रॉपर मैनर्स के साथ इसको डेफिनेशन को हमने क्लियर करना है. तो यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में फर्स्ट में ही कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी. बात किसकी हो रही है? रिजिड बॉडी, दूसरे किसी बॉडी की नहीं बात हो रही. कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन. जैसे कि आपने यहाँ में डायग्राम देखें, इसमें ये जो है हमारे पास, ये जो नल है नज़र आ रहा है आपको, तो इसके ऊपर वाला हिस्से को क्या करते हैं? हम घुमाते हैं ऐसे, और इसको घुमाने से क्या होता है? तो ज़रा देखिएगा इसका ये जो पार्टिकल है, लुक एट एवरीवन, ये मैं रेड कलर से इसको ज़ाहिर करता हूँ. ये जो पार्टिकल है ये इस एक्सिस के ऊपर क्या करता है? रोटेट करता है. सेंटर से इसका जो फासला है वो सेम रहता है. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ इसी से थोड़ा सा आगे ये वाला पार्टिकल, ये भी एक सर्कल बनाता है, ऐसे है ना. इस पार्टिकल की बात करता हूँ, ये भी एक सर्कल बनाता है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी, ये जो टी नुमा शक्ल में एक बॉडी है, यहाँ पे ऐसे मैंने दिखाया हुआ है,
तो ये किसी की एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, इसके तमाम पार्टिकल्स किसी भी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। ऐसे ही है। अब ज़रा पढ़िएगा इसको, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, यानी कि एक रिजिड बॉडी है और उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, विद देयर सेंटर ऑल लेइंग ऑन द सेम लाइन। मसलन ये क्या क्या दिया उसने जी, लेट्स सी, यहाँ देखिएगा मेरे पास एक बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल हैं, मैंने सिर्फ 3 सपोज कर लिए हैं। अच्छा, ये एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, ये इसका सर्कल है, ये है, इसको छोड़ें, ठीक है। हम ये एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दरमियान में एक एक्सिस बनाने लगूँ, तो गौर से देखिएगा बेटे, ये समझ लें आप कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब ये जो बॉडी है इसका ये पार्टिकल सपोज कर लें, ये पार्टिकल सपोज कर लें, ये पार्टिकल सपोज कर लें, ये कर लें। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी एक सर्कल बना रहा है, ये भी एक सर्कल बना रहा है, ये भी एक सर्कल बना रहा है, यहाँ पे बॉडी का पार्टिकल है वो भी एक सर्कल बना रहा है। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है, अगर मैं इनको सेंटर से मिलाऊँ, इनके सेंटर से, तो इन सब का जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है, इन सब का जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस एक्सिस को हम किसका नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है और रोटेट करते वक्त अगर उस बॉडी की रोटेट करते वक्त अगर उस बॉडी के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जो सर्कल बनाते हैं, वो जो सर्कल बना रहे हैं, अगर उन सभी सर्कल्स का सेंटर क्या हो, सेम हो, एक ही एक्सिस पे हो, तो उस एक्सिस को हम नाम देते हैं सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे जी, लेइंग ऑन दिस लाइन इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस लाइन को हम किसका नाम देते हैं जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। इसकी और एक बहुत बेहतरीन मिसाल है, वो है डोर की। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक डोर है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ और ये इस एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इसके ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हैं, ये जो एक्सिस है इसके गिर्द क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। और इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, छोटे वाले का भी सेंटर यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सिस जो सेंटर में से गुजरे, उस एक्सिस को हम किसका नाम देंगे, कॉमन सेंटर में से एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही नाम देंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या डेफिनेशन आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज नोन एज अ टॉर्क और द मोमेंट फोर्स। व्हाट इज अ टॉर्क? टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट, किसी चीज को घूमने के असर को, टर्निंग इफेक्ट मतलब किसी चीज के घूमने के असर को हम किसका नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। किसी जिस्म के घूमने के असरात को या फोर्स के घूमने के असरात को किसका नाम देंगे, टॉर्क का नाम देंगे। इसे टॉर्क कहेंगे या फिर कहेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स। ओके बेटा जी, इसे नाम देंगे टॉर्क का या फिर मोमेंट ऑफ द फोर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस डोर को मैं अगर मूव कर, यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ एफ, इस एक्सिस से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वो पॉइंट था जहाँ पे मैंने फोर्स लगाई एफ, और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला था
उसे हमने नाम दे दिया किसका, यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्ट फासला है उस फासले को हमने नाम दिया मोमेंट आर्म का, मोमेंट आर्म। अब ये मोमेंट आर्म जो है यहाँ से यहाँ तक हमें जो दे रहा है वैल्यू, ओके। अगर मैं फोर्स की वैल्यू ज़्यादा करता हूँ तो मुझे ये बताएं ये जो डोर है ये आराम से मूव करते हुए क्लोज होगा या तेज़ी से? डेफिनेटली ये तेज़ी से क्लोज होगा। अगर मैं स्लोली फोर्स लगाता हूँ, आहिस्ता फोर्स लगाता हूँ, तो ये स्लोली मूव करेगा। तो इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट है, घूमने का जो असर है, इसके अंदर जो घूमने का असर है, थोड़ी फोर्स लगाने से कम होगा, ज़ोर से फोर्स लगाऊंगा तो ये तेज़ी से जाके बंद हो जाएगा। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये है, ये फोर्स जो मैंने यहाँ पे लगाई थी ना, अब मैं फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो कम है और यहाँ से यहाँ तक का फासला ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म। इसे क्या नाम देते हैं हम? मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा रखेंगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और मोमेंट आर्म जितना कम रखेंगे टर्निंग इफेक्ट उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। यहाँ देखिएगा जी, ये दो डेफिनेशंस आ गई हमारे पास। कौन कौन सी आ गई? एक मोमेंट आर्म की डेफिनेशन आ गई, इसको वाज़िया कर दूं यहाँ पे। और दूसरी डेफिनेशन आ गई हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन along which the force act is called the line of action of force, और इसको हम F से ज़ाहिर करते हैं। और मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके दरमियान? एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि वो जो मैंने भी अभी पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इन दोनों के दरमियान, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन ऑफ एक्शन, तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसका नाम दिया मैंने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड कलर से आपको नज़र आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। ठीक है बेटा। ये सारा करने के बाद जितनी डेफिनेशन मैंने आपको हाईलाइट्स करवाई हैं, इसको हाईलाइट करने के बाद आपने टॉपिक के इस हिस्से में आ जाना है। यहाँ पे द टॉर्क आर द मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड अपॉन द एफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म एल। ठीक है, इस फोर्स को हम एफ से जाहिर करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस मोमेंट आर्म को हम एल से जाहिर करते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हमने एफ से जाहिर किया हुआ है और इसको हमने एल से जाहिर किया हुआ है। यहाँ पे उसने निशान दिए हुए हैं। एंड द ग्रेटर फोर्स इज द ग्रेटर मोमेंटम एंड द सिमिलरली लॉन्गर इज मोमेंटम, मोमेंट आर्म इज ग्रेटर इज मोमेंटम। यानी कि जितना, क्योंकि डिपेंड करता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क एक ही बात है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। तो ये टार्क को किससे जाहिर करते हैं? ये सिंबल है उसका टा, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? टा। ठीक है, ये है क्या? बेसिकली इसे टार्क कहते हैं। तो मैथमेटिकली पोर्शन आ गया जी, उसमें टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल लिखना है आपने, और एंड आफ्टर दैट इसके यूनिट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और ये एल क्या है? मोमेंट आर्म क्या है? ये तो लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो फिर इसका यूनिट क्या बना? न्यूटन मीटर। क्या बना? न्यूटन मीटर। तो टार्क का यूनिट क्या है जी? न्यूटन मीटर। ओके बेटा, यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रोज़ाना का काम रोज़ाना कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।